और चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात सोना और चांदी की ही कर लेते हैं। सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 10 ग्राम सोने का भाव 2,000 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 1,44,000 रुपए से ज्यादा पर ट्रेंड करता दिखा। तो वहीं सोने में तेजी इतनी है कि एक झटके में ही सोना 2,900 रुपए महंगा हो गया है। सबसे ज्यादा चांदी ने चौंकाया है क्योंकि इसकी रफ्तार ऐतिहासिक है। चांदी में तेजी इतनी है कि घरेलू वायदा बाजार में भी 1 किलो चांदी की कीमत आज 3 लाख रुपए को पार कर गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चांदी 3 लाख रुपए को पार चली गई है। और आज के शुरुआती कारोबार में MCX पर चांदी का भाव 3,05,000 के पार पहुंच गया। चांदी की कीमतों में तेजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस महीने के 19 दिनों में ही चांदी 65,000 रुपए महंगी हो चुकी है। और देखिए एक्सपर्ट्स की माने तो सोने चांदी की कीमतों में बेतहाशा तेजी की वजह है इनकी मांग में बढ़ोतरी के साथ साथ बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव, वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई और डेनमार्क को लेकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच में तनाव का माहौल और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर भी वैश्विक अनिश्चितता को बढ़ाने में लगा है और इसका सीधा असर चांदी सोने की कीमत पर देखा जा सकता है। सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी की दूसरी वजह में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी शामिल है। तो वहीं टैरिफ को लेकर जो अफरा तफरी मची हुई है उसने भी सोने चांदी के दाम बढ़ा दिए हैं। ग्लोबल टेंशन की वजह से निवेशक बाजार के जोखिमों से बचने के लिए सुरक्षित निवेश के रूप में सोने चांदी के निवेश में बढ़ा रहे हैं, जिससे लगातार सोने चांदी की मांग तेज बनी हुई है और इनके दाम लगातार नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं, जो सोने में तेजी की एक प्रमुख वजह भी माना जा रहा है। देखिए चांदी की कीमतें रोज नए कीर्तिमान बना रही हैं। चांदी की कीमतों में चल रही सुपर तेजी को कुछ आंकड़ों के जरिए अगर समझा जाए, देखिए इसी महीने 9 जनवरी को यानी कि आज से 10 दिन पहले चांदी की कीमत थी 2,39,000 रुपए किलो थी, जो कि 12 जनवरी को करीब 17,000 रुपए बढ़कर हो गई 2,56,000 रुपए किलो से ज्यादा। 13 जनवरी को चांदी 6,000 रुपए किलो और महंगी हो गई और दाम पहुंच गया 2,62,000 रुपए किलो से ज्यादा। उसके ठीक अगले दिन यानी कि 14 जनवरी को चांदी करीब 15,000 रुपए किलो बढ़कर पहुंच गई 2,77,000 रुपए। चांदी में तेजी यही नहीं रुकी, अगले 2 दिन में चांदी ने फिर से तेज छलांग लगाई और 16 जनवरी को चांदी में 5,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आई और कीमत पहुंच गई 2,82,000 रुपए किलो। और आज चांदी ने एक बार फिर से बड़ी छलांग लगाते हुए पहली बार 3 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है, जो कि चांदी की बढ़ती कीमतों का एक नया कीर्तिमान है। पिछले 1 साल की बात करें तो चांदी की कीमतें 3 गुना से ज्यादा हो चुकी हैं और पिछले साल की बात करें तो आज के दिन यानी 19 जनवरी 2025 को चांदी की कीमत 99,600 रुपए किलो थी, जिसने सिर्फ 1 साल में 200% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेश सिंघल जी। योगेश जी, वेलकम ऑन GNT। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो चांदी और सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल टेंशन को ही स्पेसिफिकली इसकी वजह माना जाए और ट्रंप टैरिफ को भी एक बड़ी वजह माना जाए? जी बिल्कुल। इसकी शुरुआत 2023 में हो चुकी थी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके बॉन्ड पर फ्रीज कर दिया था और उसी से सभी देशों में डॉलर के प्रति अविश्वसनीयता बढ़ती चली गई और वहां से ही आप उठा के देखेंगे तो सोने चांदी का बाजार वहीं से बढ़ता आ रहा है, जो कि आज भी अपने नए नए हाई को छूता जा रहा है। और अभी भी यहाँ पर कोई तेजी ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर रुक जाएगी 3 लाख के बाद भी, ये तेजी बरकरार है। उसके पीछे इन्वेस्टर हाथ धो के पड़ा है। दूसरा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो कभी सोना चांदी बेचते थे, आज वो बाइंग कर रहे हैं। आज अपने डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व को घटाकर गोल्ड के रिजर्व में अपना पैसा लगा रहे हैं। ये सब अनिश्चितता का कारण है, जिसकी वजह से सोने और चांदी में बेतहाशा बढ़ोतरी होती जा रही है। जिस तरीके से ये रेट्स बढ़ रहे हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या लगता है आगे अभी और सोने चांदी के दाम बढ़ेंगे या कुछ घट सकते हैं? क्या लग रहा है? देखिए, सोने चांदी का इतिहास रहा है, चांदी का विशेषकर इतिहास रहा है कि 70% तक अपने हाई से ये टूट चुकी है चांदी। तो इसमें जितना फायदा दिखाई दे रहा है और फोमो के कारण से लोग इसमें अभी भी बाइंग कर रहे हैं, कभी भी ये धोखा दे सकती है।
लेकिन अभी फिलहाल में 100 सेंट तक जाने की उम्मीद है, यानी कि 3,20,000 रुपए के स्तर को ये छू सकती है। और सोने की बात करें तो $4800 यानी कि 1,48,000 रुपए तक भी सोना अभी जा सकता है। जी योगेश जी, एक और सवाल है मेरा इन्वेस्टर्स के बारे में। अगर हम जानें, इन्वेस्टर्स एक रेस्क्यू की तरह गोल्ड और सिल्वर में अभी निवेश कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। कब तक हम होता हुआ ये देख पा रहे हैं? इन्वेस्टर्स को आपका टिप और सलाह क्या रहेगी? देखिए, मैं तो इन्वेस्टर को यही सलाह देता आ रहा हूँ कि 3 लाख के भाव में अपनी कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। यदि यहाँ से कुछ प्रॉफिट टेकिंग होती है तो नीचे में फिर चांदी खरीद लें। लेकिन इन भाव में नए फ्रेश बाइंग, हालांकि फोमो के कारण से नई फ्रेश बाइंग भी देखने को मिल रही है। 3 लाख के भाव में भी सोना चांदी 1.5 लाख के भाव में भी खरीदी जा रही है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है, क्योंकि जब भी अगर सपोज करिए जैसे ब्रिक देशों की मीटिंग हुई थी जिसमें भारत, चाइना और रूस भी था और ब्राजील वगैरह सब 7 कंट्री, तो अगर उन्होंने वो अपनी करेंसी बना दी जिसका लोगो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शायद सोशल मीडिया पे भी डाला है, ब्रिक करेंसी, अगर ये ब्रिक करेंसी बन जाती है और इसको मान्यता मिल जाती है तो 70% पूरे वर्ल्ड का व्यापार उस ब्रिक करेंसी के द्वारा होगा। तो उससे सोने और चांदी पे दबाव कम रहेगा, या यूं कहिए कि सोने की जो खरीदारी कर रहे हैं देश, उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। तो हो सकता है वहां पर जाकर के चांदी की सुस्ताए और नीचे आए। अच्छा योगेश जी, इन्वेस्टमेंट की क्योंकि बात हो ही रही है, तो अभी तक फिलहाल रेट्स तो दोनों के बढ़ रहे हैं, सोने के भी चांदी के भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ पर ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है? क्या रेट्स की वजह से चांदी की तरफ लोग शिफ्ट हुए हैं? देखिए, चांदी के बारे में बबल है या चांदी के भाव में ये भ्रांति है या एक ऐसी सोशल मीडिया पे खबर है कि चांदी खरीदो, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी है और चांदी दूसरा सोना है, तो उस वजह से लोग चांदी खरीद रहे हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले साल मैं देख रहा था कि 1 लाख रुपए सोने का भाव था एमसेक्स में और 95,000 रुपए चांदी का भाव था, यानी कि बराबर बराबर से भी भाव कम था। जो कि अभी 1.5 लाख रुपए तकरीबन सोने का भाव है तो 3 लाख रुपए चांदी का भाव है, यानी कि इसका रेशो जो पहले 20-30 साल पहले डबल चलता था वो अभी छू चुका है और भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। लेकिन चांदी में रिस्क ज्यादा है, अगर खरीदारी में वोलेटाइल बाजार होता है। आप देखिए कि पिछले हफ्ते शनिवार इतवार को 2,70,000 रुपए तैयारी बिकी थी और सोमवार को 2,30,000 रुपए तैयारी, यानी कि एक दिन में 40,000 रुपए टूट गए। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टर को भी ध्यान रखना होगा कि इस भाव में क्या हमें फोमो के चलते इन्वेस्ट करना चाहिए, या जब बाजार सेटल हो जाए लॉन्ग टाइम के लिए चांदी में करेक्शन आ जाए 20-30-40%, 50% जो भी करेक्शन आए, हम वहां पर लॉन्ग टाइम के लिए अपना सोना और चांदी को इन्वेस्ट करें। जी योगेश जी, मतलब आपकी बात से जो मैं समझ पाई हूँ वो यही है कि चांदी में इस वक्त इतना बड़ा निवेश करना रिस्क टेकिंग फैक्टर को जाहिर सी बात है इंक्रीज कर देगा, यही कहा है आपने, राइट? देखिए 2011 में भी आप देखिए, 1980 में भी देखिए, $50 1980 में हुई थी, $5 रह गई थी चांदी की, यानी 90% टूट गई थी। अगर 2011 की बात करें 75,000 रुपए चांदी थी जिसकी खबर थी कि 1 लाख और 1.25 लाख रुपया हो जाएगी। जिन इन्वेस्टरों ने 75,000 में चांदी खरीदी उसके बाद 32,000 रुपए का भाव देखा और 5 साल तक 40 से 50,000 रुपए के बीच में की तेजी आई, जिन्होंने लॉस में अपनी चांदी और सोना काट दिया। 40 से 45,000 रुपए के भाव में 75,000 रुपए की चांदी बिकी थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर की जो गाड़ी कमाई है इस तेजी के चलते कहीं वो नुकसान में अगर सिल्वर गोल्ड जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हैं, तो ज्यादातर कॉइन खरीदा जा रहा है, ज्वेलरी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर बार्स खरीदे जा रहे हैं? चांदी 30 किलो का बार आता है, इम्पोर्ट जो होता है वो 30 किलो चांदी की शेप में। वो किसी के पास में 2 लाख रुपए हैं तो वो 1 किलो चांदी खरीद रहा है, 3 लाख रुपए हैं तो वो 1.5 किलो, मतलब जिसके पास में जितना पैसा है, या बैंक में है या सेविंग में है या शेयर बाजार में है या एफडी के रूप में है, वो उस या घर पे रखा हुआ है, वो सब सोने चांदी में ही खरीद रहे हैं और बुलियन के रूप में खरीद रहे हैं, ज्वेलरी के रूप में नहीं खरीद रहे, जिससे ज्वेलर को भी काफी नुकसान और मंदी का मुंह देखना पड़ रहा है। हमारे जो कारीगर हैं वो भी एक बेरोजगारी की कगार पे खड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी इस बातचीत के लिए और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे साथ। चलिए, सोना चांदी के बाद अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो आज ठंड में थोड़ी सी मोहलत है, लेकिन मौसम विभाग की मानी जाए तो फिर से ठंड लौटने वाली है। आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है जिसकी वजह से पहाड़ों में बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है।
आईएमडी की ओर से मिली ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तर भारत में मौसम बदलने के साथ कोहरे की छुट्टी होने वाली है और इसके साथ ही गरज चमक और बारिश वाले दिन भी शुरू होने वाले हैं। 22 जनवरी से उत्तर भारत में बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। वहीं जो पहाड़ अब तक कम बर्फबारी की वजह से परेशान थे, उन्हें भी मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जता दी है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर मौसम का ये यू टर्न क्यों होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज से हिमालय क्षेत्र में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी, ठंड और बढ़ जाएगी। इस सिस्टम का प्रभाव सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। और देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। तो भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी का कहना है कि इस सिस्टम के बाद लगातार 2 और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। आईएमडी के मुताबिक कल हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी और तेज हो सकती है और कई जगह भारी हिमपात देखने के लिए भी यहां पर मिल सकता है। तो मौसम विभाग ने 23 से 25 जनवरी के दौरान दिल्ली और पंजाब के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना भी जताई है। अब देखिए 23 से 25 जनवरी के बीच में हरियाणा और राजस्थान में बारिश की उम्मीद। इसी अवधि में हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का मैदानों पर भी काफी असर दिखेगा। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में बारिश की भविष्यवाणी की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर में भी बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। आईएमडी के मुताबिक आगे लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ, कल हिमालय के इलाकों में भारी बर्फबारी की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में सुबह के समय जो है वो घना कोहरा जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो दिन का वक्त है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है। इसको स्मॉग ही हम बोलेंगे, क्योंकि पोल्यूशन भी लगातार दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है। लेकिन तस्वीरें देख सकते हैं कि आसमान आपको साफ नजर आएगा, लेकिन कोहरे की एक जो चादर है वो जरूर नजर आएगी। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो हम सेंट्रल पार्क की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ AQI का भी नजारा मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस जगह जो AQI बोर्ड है वो 326 इस वक्त का AQI जो है वो बता रहा है PM 2.5। और इसी को देखते हुए जो देश की राजधानी दिल्ली है उसमें ग्रैब 4 भी जो है वो लागू कर दिया गया था। तो जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उस वजह से लोगों को दिक्कतें तो महसूस हो रही है। लेकिन सुबह के वक्त की तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से कोहरा और ठंड दोनों ही आपको नजर आएगा। हालांकि कुछ दिन पहले कुछ ज्यादा ही कोहरा जो है वो अलग अलग राज्यों में देखा गया था, लेकिन आज के मुकाबले थोड़ा सा कम जो है वो नजर आ रहा है। वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जल्द ही दिल्ली हो, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, जितने भी मैदानी इलाके हैं 2 दिन के बाद जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो 23 और 24 तारीख को वहां पर तेज बर्फबारी का जो है वो अनुमान है, जिसकी वजह से वहां पे ठंड बढ़ेगी और उसका असर सीधा मैदानी इलाकों में नजर आने वाला है। तो देश की राजधानी में जो ठंड का कहर है वो बेशक थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जल्द ही राजधानी में जो है बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आसपास के मैदानी इलाकों में भी। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। घने कोहरे से और कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलनी शुरू हुई है। आज दूसरा दिन है कि चंडीगढ़ में हल्की गुनगुनी धूप खिली है और इसमें आप सुखना लेक पर तस्वीरें देखिए कि लोग अपनी मॉर्निंग रूटीन में वापस यहाँ पर आपको सुबह के वक्त नजर आते हैं और इस गुनगुनी धूप का लुत्फ लेने के लिए भी सुखना लेक पर लोग पहुँचते हैं। और जो चहल पहल यहाँ पर, चाहे वो पक्षी हों, चाहे यहाँ पर आवाजाही और मॉर्निंग रूटीन के लोग हों, तो वो चहल पहल यहाँ पर ज़रूर सबसे पहले नज़र आती है। और चंडीगढ़ के अंदर हालांकि तापमान 5 डिग्री से ऊपर है, लेकिन ठंड ज़रूर है क्योंकि हवा है और साथ साथ कोहरे से राहत है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो एक लेक और आसमां एक जैसा नज़र आता था और ये पहाड़ियाँ शिवालिक हिल्स की जो बिल्कुल यहाँ से नज़र आती हैं सामने, तो वो भी जो ढक गई थी कोहरे की चादर में,
तो अब वो भी नजर आनी शुरू हो चुकी हैं। यानी कि यहाँ से विजिबिलिटी इतनी है कि आपको कसौली रेंज और कसौली के पहाड़ तक नजर आते हैं। हालांकि पिछले दिनों में तापमान शिमला से भी ठंडा यहाँ पर 2 डिग्री तक जा पहुंचा था। हालांकि पूरे पंजाब में अगर बात करें तो अमृतसर 1 डिग्री पहुंचा कल तापमान, जो सबसे ठंडा शहर था, और हरियाणा का हिसार 3 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा शहर था। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अब भी येलो अलर्ट जारी है और कुछ कुछ इलाकों में, कुछ कुछ शहरों में अभी भी कोहरे का असर है। और जैसे अमृतसर है, बठिंडा है, फरीदकोट है, हरियाणा का नारनौल, हिसार, सिरसा, जींद, तो ये इलाके हैं जहां पर चाहे कोहरा हो चाहे ठंड हो अभी भी अपना असर दिखा रही है। हालांकि लोगों के चेहरे जरूर खिले हैं क्योंकि बाहर निकलकर इस गुनगुनी धूप का लुत्फ लोग ले रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़। देखिए, अब देखिए सर्दियों से जुड़ी हुई सैर सपाटे की एक खबर जो आप सबके लिए है। हर किसी की हसरत होती है कि जम्मू कश्मीर ज़रूर जाएं और बर्फ़ ज़रूर देखें। तो ये हसरत अब बहुत अच्छी तरह से पूरी हो सकती है क्योंकि कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वहीं भारतीय सेना ने खुद जम्मू कश्मीर में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने का बीड़ा उठा लिया है। सेना की राणा बटालियन ने गुरेज इलाके में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास पहल की है। सेना की ओर से यहाँ के बख्तूर इलाके में स्की ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया ताकि स्थानीय युवाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जा सके जो दूर दूर से आए सैलानियों के मददगार होंगे और अपने लिए रोजगार हासिल करेंगे। इन इलाकों में भारी बर्फबारी के दौरान स्कीइंग जैसी गतिविधियों का मजा कुछ अलग है। चूंकि बाहर से आने वाले सैलानियों को भी इसमें शामिल होने की चाहत है तो वहां के ट्रेंड युवा इसमें उनकी मदद कर सकते हैं और इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा भी मिल सकता है। इंडियन आर्मी के राणा बटालियन का बहुत ही मशहूर है जिन्होंने आज यहाँ पे स्कीइंग ये ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई। ब्लॉक बख्तौर के जो नौजवान है उसमें उन्होंने यहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेट किया। यह हमें इससे ये दर्शाता है कि जो हमारा जो समर में जो हमारा टूरिज़्म है वैसे ही हमारा जो विंटर टूरिज़्म है वो कैसा प्रमोट हो सके। इंडियन आर्मी का यहाँ पे बहुत मशहूर, उन्होंने यहाँ पे ये सीकिंग कोर्स कराया। यहाँ पे एक नेचुरल स्लोप है बख्तौर में, क्योंकि जब हम ये सीकिंग करेंगे तो टूरिस्ट के लिहाज से भी ये बहुत अच्छी जगह, टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छी है। तो यहाँ के ये जो यूथ है वो सीख रहे हैं। बतौर आर्मी हम आर्मी का बहुत मशहूर है, खासकर जो कि राणा बटालियन है, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हम यहाँ पे एक कर पा रहे हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रूस, जहां पर कड़ाके की ठंड के बीच आस्था की गर्माहट दिखने को मिल रही है। यहाँ एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है एपिफेनी और यहाँ पर इस त्योहार से पहले ऑर्थोडॉक्स ईसाई श्रद्धालु मॉस्को समेत कई शहरों में माइनस तापमान में डुबकी लगाते हैं। बर्फीले पानी में ये डुबकी श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ ठंड का सामना नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। रूस की राजधानी मॉस्को में ऑर्थोडॉक्स ईसाई श्रद्धालु एपिफेनी पर्व की तैयारी में जुटे हैं। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च 19 जनवरी को एपिफेनी मनाता है, लेकिन परंपरा के अनुसार डुबकी एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। चर्च के पास जमी बर्फ को काटकर बनाया गया यह बर्फीला कुंड, जहां लोग ईसा मसीह की याद में बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं। डुबकी से पहले श्रद्धालु क्रॉस बनाते हैं, आस्था और साहस के साथ कड़कड़ाती ठंड का सामना करते हैं। ये पवित्रता, ऊर्जा और ताकत का एहसास है। जो लोग बर्फ में तैराकी नहीं भी करते उन्हें भी इसे जरूर आजमाना चाहिए। मोमबत्तियां और प्रार्थनाओं के बीच हर कोई अपने तरीके से आस्था व्यक्त करता है। ये दृश्य सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि विश्वास की परीक्षा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद हर साल हजारों लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। कुछ जगहों पर तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हवा और पानी के तापमान में करीब 20 डिग्री का अंतर। ऑर्थोडॉक्स ईसाई ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र मानते हैं, जिनका मानना है कि ईसाइयों के पवित्र जॉर्डन नदी के बर्फीले पानी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के अनुसार यह परंपरा शरीर पर आत्मा की जीत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब बात कर लेते हैं इंदौर की। दरअसल इंदौर में एक ऐसे भिखारी के बारे में पता चला है जिसकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। ये शख्स नाम है भिखारी। इसके पास मकान, गाड़ी, ड्राइवर, ऑटो सब कुछ है और इस करोड़पति भिखारी का नाम है मांगीलाल। इसकी संपत्ति का अंदाजा इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि वो इंदौर के सरफा व्यापारियों को दिन और हफ्तों के हिसाब से ब्याज पर पैसे देता था। लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी, पीठ पर बैग और हाथ में जूते के सहारे सरफा बाजार की सड़कों पर घूम घूम कर भिक्षा मांगने वाला मांगीलाल लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाकर रोजाना अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। लेकिन इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे जिला प्रशासन के अभियान के तहत रेस्क्यू टीम ने सरफा क्षेत्र से मांगीलाल को रेस्क्यू किया और उज्जैन के शेल्टर होम भेज दिया। इसका नाम मांगीलाल है और एक प्रकार से कुष्ठ रोगी है ये व्यक्ति। इसकी उम्र 55 से 60 साल के करीब है और पिछले 8-10 साल से लगातार भिक्षावृत्ति कर रहा है, ऐसा बताया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। और हमने इसकी जानकारी ली तो काफ़ी संपन्न व्यक्ति है ये। प्रतिदिन जो अपना ब्याज पर पैसा दिया है वो उगाही करने भी जाता है ये। कितना ब्याज पे हो? इसका जो लोगों ने बताया उसके हिसाब से 4 से 5 लाख रुपया इसने ब्याज पे दिया हुआ है। इसके 3 पक्के मकान हैं और 3 ऑटो रिक्शे हैं जो ये भाड़े पे दे के रखा है लोगों को, और खुद डिज़ायर पे आता जाता भी रहता है। और भिक्षावृत्ति करने के लिए वो डिज़ायर कार में 4 व्हीलर में जाता आता रहता है, ड्राइवर के साथ में। और जब भिक्षावृत्ति करनी होती है तो वो ट्राईसाइकिल से वो स्लाइटर जैसे लकड़ी की पट्टी है उसमें वो घिसट के फिर भिक्षावृत्ति करता है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बुंदेलखंड के बांदा जिले में, जहां इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य दरबार सजा है। 16 दिसंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम के तीसरे दिन बाबा बागेश्वर के दरबार में 7 समंदर पार रूस से कुछ अनुयायी पहुंचे, जो न सिर्फ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से काफी प्रभावित हैं, बल्कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विचारों से भी काफी ज्यादा प्रभावित हैं। आज बांदा में इतिहास बना। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दिव्य दरबार में बालाजी की अर्जी लगाई। बुंदेलखंड की धरती पर इन दिनों सजा है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, जहां हर रोज हजारों की संख्या में लोग हनुमत कथा सुनने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। कोई परिवार संग पहुंच रहा है और कोई दोस्त तो कोई रिश्तेदारों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुंच रहा है। बाबा अपने ही लोगों को बुलाते, उनकी ठटरी बन गई। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इन हजारों अनुयायियों में कुछ खास अनुयायी भी बांदा पहुंचे हुए हैं, जो रूस के मॉस्को से आए हैं। इन विदेशी अनुयायियों को बाबा बागेश्वर के दरबार में देखकर हर कोई हैरान है। ये लोग न सिर्फ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को काफी पसंद कर रहे हैं, बल्कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विचारों से भी काफी प्रभावित हैं। यही वजह है कि ये लोग हनुमत कथा सुनने के लिए बांदा पहुंचे हैं। Where have you come from? We are from Russia. Russia? Yes. Which part of Russia? Russia. Which part of Russia? Which city? Moscow? Okay. What brings you here to Banda, Uttar Pradesh? We would like to see and be here to see Guruji Bageshwar Dham and be in this energy and see him. What do you like about him? He has very positive energy. वैसे तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार देश के किसी भी शहर में लगे उनके समर्थक बिन बुलाए ही उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। बांदा के इस दरबार में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस दरबार में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री न सिर्फ हनुमत कथा कह रहे हैं, बल्कि लोगों की दुख तकलीफ और परेशानी भी सुन रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाला ये दरबार इन दिनों बुंदेलखंड की धरती पर आस्था और विश्वास का बड़ा केंद्र बना हुआ है। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
प्रयागराज में आस्था भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इस बार संगम की पावन रीति पर माघ मेले में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे। अब तक माघ मेले में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान का आध्यात्मिक लाभ ले चुके हैं। इस आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार माघ मेले में आस्था भक्ति की अद्भुत बहार छाई हुई है। जाहिर है भक्तों की भीड़ को देखते हुए संगम नगरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। और देखिए प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट है और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु मिनी कुंभ में सुगमता से स्नान ध्यान कर पाएं। आस्था के समागम में केवल श्रद्धालुओं ने रंग ही नहीं जमाया बल्कि सन्यासियों की अद्भुत परंपराओं की साक्षी ये पावन धरती बनी है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं माघ मेले में, जहाँ सन्यास धर्म का पालन करने वाले अपनी अपनी परंपराओं को आस्था और भक्ति के साथ निभा रहे हैं। राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम। धर्म, आस्था, परंपरा और संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है प्रयागराज का माघ मेला। त्रिवेणी किनारे भक्ति, विश्वास और सनातन परंपरा के ऐसे रंग बिखरे हुए हैं जिन्हें शब्दों में पिरोना मुश्किल है। हर ओर नजर आ रही है बस श्रद्धा और आस्था की तस्वीर और गूंज रहा है हर हर महादेव और गंगा मैया की जयकार। यहाँ हर कोई अपने इष्ट की भक्ति में जुटा है। स्नान दान का सिलसिला जारी है। ऐसे में भोले बाबा की भक्ति गूंज भी इस मिनी महाकुंभ में खूब नजर आ रही है, जो इस रंग बिरंगी शोभा यात्रा में महसूस भी की गई। दरअसल ये यात्रा मुंबई के श्री अघोरेश्वर धाम की तरफ से निकाली गई, जिसमें 2 घोड़ों की बग्घी पर आश्रम के संस्थापक भगवान राम जी की तस्वीर, बैकग्राउंड में भक्ति गीत की गूंज, घोड़े पर सवार अघोरी समाज के संत और दंडी स्वामी समेत सैकड़ों लोग इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। दरअसल अघोरेश्वर आश्रम को बसाने वाले अवधूत यानी सन्यासी भगवान राम जी के अनुयायी मानते हैं कि भगवान राम जी को संगम की रेती पर ही भगवती माँ का आशीर्वाद मिला था। ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जैसे आध्यात्मिक चेतना की जो अवस्थाएं हैं उनको आज प्राप्त हुई थी। 1 महीना वो भूखे रहे इसी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, बालू पे सोए, किसी ने भोजन नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे एक दिन एक वृद्ध महिला माता जी आई देवी के रूप में, उन्होंने मुझे अन्न प्राशन किया और उसके बाद मेरी शुदा जो मिटी, तो फिर कभी वो प्रसंग आया ही नहीं। और उसी को अपने ज्ञान प्राप्ति, जो ज्ञान है वो उनको प्राप्त हो गया था। स्वामी भगवान राम जी के अनुयायी कहते हैं कि उन्होंने अघोरियों को दुनिया के सामने बड़े ही सरल तरीके से पेश किया, जिस वजह से उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल उनके प्राकट्य दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी जब ये अनोखी शोभा यात्रा गंगा तट पर जहां जहां से गुजरी, हर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। माघ मेले में आस्था भक्ति का ऐसा ही स्वरूप दिखाई दिया किन्नर अखाड़े में भी, जहां मां कामाख्या शक्तिपीठ में हुई ये विशेष साधना काफी चर्चा में है। ये किन्नर अखाड़े में हवन पूजन चल रहा है। मां कामाख्या शक्तिपीठ की यहाँ स्थापना हुई है और यहाँ हर रोज इसी तरह हवन पूजन होता है। ये माघ मेले के अनोखे रंग आपको हम दिखा रहे हैं। ये धार्मिक रंग है, यहाँ की जो महिमा है, यहाँ की जो आस्था है वो सबसे अलग है और यही सनातन की पहचान है कि अलग अलग वर्गों में इसको लेकर, ये देखिए मेरे पीछे आप भीड़ देख पा रहे होंगे। इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए ये तमाम माघ मेले में आए हुए लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो इसका हिस्सा बन रहे हैं। माघ मेले में मां कामाख्या की आराधना करते किन्नर अखाड़े से जुड़े ये साधु संत विश्व में सुख शांति की कामना को लेकर हवन पूजन करने के लिए एक साथ जुटे हुए हैं। हम किन्नर अखाड़े में, ये हमारी परंपरा माँ कामाख्या देवी की पूजा, हवन पूजा चलती है। जो हमने माँ कामाख्या देवी का हवन प्रज्वलित किया है, उसके हम
सब पूरे जजमानों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए हमने ये पूजा रखते हैं और हर रोज शाम को 7 बजे चालू होते हैं। सबके लिए दुआ याचना करते हैं। मां कामाख्या को समर्पित इस खास और अनोखी पूजा अर्चना को देखने के लिए आए लोग मां की भक्ति में भाव विभोर नजर आए। जिस प्रकार से अग्नि में मिर्ची पड़ने के बाद लोगों की हालत खराब होती है, अब इससे बड़ा सनातन का प्रमाण क्या दिया जा सकता है? बस हम तो देख रहे इतने सालों से हमारे गुरु आई हुए हैं तो उनके साथ हम आए हुए हैं। आचार्य जी सनातन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू जनमानस के लिए एक सर्वोच्च काम कर रहे हैं और इससे बड़ा मैं समझता हूँ कुंभ मेला और माघ मेला प्रयाग के लिए सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। कुल मिलाकर संगम नगरी में आयोजित माघ मेले में साधु संत और सन्यासियों के शिविरों में भक्ति, आस्था और श्रद्धा का समागम ही नजर आ रहा है। हर जगह पूजा पाठ और अनुष्ठान के स्वर गुंजायमान हैं। प्रयागराज से आनंद राज और शुभम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ 2025 से सुर्खियों में आई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया एक बार फिर से प्रयागराज में पहुंची हैं। माघ मेले में शिरकत करने के लिए हाल ही में हर्षा ने सोशल मीडिया पर आलोचनाओं से परेशान होकर अपने पुराने पेशे मॉडलिंग में लौटने का फैसला किया था, लेकिन अब उन्होंने अपना ये इरादा बदल दिया है और वो फिर से सनातन के प्रचार और प्रसार के लिए काम करेंगी। हमारे सहयोगी आनंद राज ने हर्षा के साथ खास बातचीत की है, सुनिए जरा। देखिए, मैं लगातार मुझे लगता है कि मीडिया भी ये चीज़ बराबर देख रही है कि इस 1 साल में ऐसा नहीं था कि मैं घर पे बैठी हुई थी। मैं बराबर अपनी कोशिशें कर रही थी कुछ ऐसे कार्य करने की जिससे युवा जुड़े। आज युवा अगर ये देखता है कि आज बहुत से युवा ऐसे हैं जो ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं ना कि कोई लड़की वहाँ से निकल के अध्यात्म और धर्म के रास्ते पे चल रही है, तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग मानते हैं और उसकी वजह से काफ़ी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं उन सब के लिए कुछ काम करना चाहती थी, जिसकी लगातार कोशिशें हम 1 साल से कर रहे थे, लेकिन बार बार ट्रोलिंग तो मैं कहूँगी उनके सामने बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि ट्रोल तो आजकल हर कोई होता है, लेकिन बार बार उन कामों में रुकावटें पैदा करना, बार बार अपनी पावर का इस्तेमाल करना और एक लड़की जो आपके सामने पैसे और पावर में कुछ भी नहीं है उसको अपना कहते हैं कि शिकार बनाना, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और बार बार जब ये होता है और मनोबल टूटता है तो कहीं ना कहीं फिर आत्मा थक जाती है और ये लगता है कि जब अगर आपने तय किया है कि आप मुझे कुछ नहीं करने देंगे तो फिर मैं ही हट जाती हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है कि यहाँ पे ईश्वर ने मतलब मुझे नहीं पता कैसे क्या कौन से ग्रह मेरे ऐसे घूमे। जैसे अभी मैं केदारनाथ भी गई थी तो वहाँ पे किसी ने मुझसे बोला आप अपनी कुंडली हमें दिखाइए, हमें जानना है वो कौन सा ग्रह आपका घूमा जिसकी वजह से रातों रात ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं कभी आपके ग्रह ऐसे हो जाते हैं कि आपको रातों रात कहीं बैठे बिठाए या सोते हुए भी वायरल कर देते हैं, वरना एंकरिंग का 3 जनवरी से शुरू हुए इस माघ मेले में अब तक करोड़ों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो माघ मेले के दौरान अपनों से बिछड़ गए, जिन्हें अपनों से मिलाने का जिम्मा उठाया है भूले भटके शिविर ने, जो अब तक कई बिछुड़े लोगों को उनके परिजनों से मिला चुके हैं। इस शिविर में क्या है ऐसा खास, देखिए रिपोर्ट। माघ मेले में आए लोगों की ये कतार न तो किसी साधु संत के शिविर में आशीर्वाद लेने पहुंची है और न ही किसी भंडारे का प्रसाद पाने के लिए लाइन में लगी है, बल्कि ये लोग अपनों से बिछड़ने के बाद भूले भटके शिविर में पहुंचे हैं, जिसे चला रहे हैं उमेश चंद्र तिवारी, जो बताते हैं कि शिविर की स्थापना उनके पिता स्वर्गीय पंडित राजाराम तिवारी ने साल 1946 में की थी। तब से ये शिविर लगातार बिछड़ों को मिलाने का काम कर रहा है। उस टाइम देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। पिताजी की उम्र मात्र 18 वर्ष थी। यही मेला क्षेत्र के बगल ही हमारा संगम कोठा पारचा स्थान था, वहीं वो रहते थे। मेला घूमने आए थे, एक माता जी रो रही थी। जिज्ञासा बस उन्होंने पूछा कि क्या बात है माता जी, क्यों रो रही है? तो उन्होंने बताया कि हमारी कुटिया नहीं मिल रही है।
तो 2 घंटे लगा। माता जी माँ गंगा किनारा ही था उस टाइम, वहीं लोग झोपड़ी बना के रहते थे, तो ले जाके ढूंढते ढूंढते तब जाके मिली। तो माता जी बहुत आशीर्वाद देने लगी। फिर माँ गंगा और बजरंगबली की कृपा से उनको प्रेरणा हुई। शाम को अपने दोस्तों के साथ गए, कोठा पारचा में हमारा घर था, वहाँ बैठक किए और नाम दिए भारत सेवा दल। दूसरे दिन वहीं टीन का भोंपू काटे और शुरू के दौड़ दौड़ के लोगों को मिलाते थे। और यह सेवा उन्होंने लगातार 70 वर्षों तक किया। ये अनोखा शिविर हर कुंभ, अर्ध कुंभ और माघ मेले के दौरान संगम की रेती पर इसी तरह संचालित होता है और बिछड़े लोगों को उनके परिजनों से मिलाने का काम करता है। इस शिविर की खासियत ये भी है कि यहाँ पर मदद की आस में आए लोगों के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम भी है। एक ही काम है हमारे पास, जो भी हमारे शिविर में आ गया उसको खाना, कपड़ा और ना मिलने पे घर तक छोड़ने की सब व्यवस्था है। और जो ये सेवा करते हैं इनका अद्वैत है, इसका कोई जो है जवाब ही नहीं जी। जो इन्होंने समर्पण भाव से, उनके पुत्र जो है उमेश जी हैं, उमेश तिवारी जी, इनका समर्पण भाव जो देख के लगता है कि आनंद आ जाता है। इस शिविर को चलाने में ये स्वयं सेवक अहम भूमिका निभाते हैं, वो भी बिना पैसे के। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में स्वयं सेवकों ने बताया कि इस काम को करने में उन्हें जो खुशी मिलती है वो किसी पुण्य से कम नहीं है। ये तो हमारी मतलब इच्छा है कि हम सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, बिछड़ों को मिला रहे हैं, मन को शांति मिलती है। फिर गंगा मैया का आशीर्वाद है कि हमारे गले में इतनी ताकत दें कि हम बिछड़े हुओं को मिला सकें। अब ये लोगों को मिलाना रहता है और जब लोग मिलते हैं और बिछड़ के मिलते हैं तो अच्छा लगता है। दावा ये है कि भूले भट्ट के शिविर की मदद से अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग अपनों से मिल चुके हैं। इस साल भी 3 जनवरी से शुरू हुए इस माघ मेले में ये शिविर कई बिछड़े लोगों के लिए बड़ा सहारा बना है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।